जीवों में विविधता या जैव विविधता के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे जीवधारी। तो जीवधारी को यहाँ कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर जीवधारियों को कितनी वर्गों में बांटा गया है। तो जीवधारियों को यहाँ दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम यहाँ देख रहे हैं कि दो भाग कौन कौन से हैं। तो दो भाग, सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक, जिसमें हम देख पाएंगे, ठीक, सबसे पहले नंबर पर देख पाएंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें शामिल रहेंगे। प्रोकैरियोटिक वास्तव में एक ऐसे जीव होते हैं, या प्रोकैरियोटी एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात जिसे हम कहें तो केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती। दूसरे नंबर पर ये जीव होते हैं, इन्हें बोला जाता है यूकैरियोटी। तो इन्हें हम यहाँ यूकैरियोटी के नाम से जानते हैं, जिनमें कि केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है, अर्थात केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है, वह कहलाते हैं यूकैरियोटी। तो यहाँ पर दो भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है। अभी हम यहाँ प्रोकैरियोटी की बात छोड़ के यहाँ यूकैरियोटी के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें आगे और हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यूकैरियोटी को मैं यहाँ पर दो भागों में फिर से डिवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला भाग यहाँ पर लिया जाएगा, वो आप देखेंगे। देखिए, पहला भाग यहाँ पर और दूसरा भाग यहाँ पर हम लेंगे। तो पहले भाग में हम यहाँ पर जो ले रहे हैं संरचना, तो यहाँ पर आएंगे एक कोशिकीय जीव यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे, और यहाँ पर रहेंगे बहुकोशिकीय जीव। जीव तो हैं लेकिन इनमें अंतर रहेगा, एक कोशिकीय है और साथ साथ में बहुकोशिक जीव हैं या बहुकोशिकीय जीव हैं। इन्हें हम कह सकते हैं ये बहुकोशिकीय जीव रहेंगे, ये रहेंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय का मतलब होगा ये एक ही कोशिका से मिलकर बने होंगे, एक कोशिकीय जीव इन्हें कहा जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहेंगे, और ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर में जो भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे आगे इसके अंतर्गत आएगा, तो वो वर्ग होगा जिसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे हम वो कहलाएगा प्रोटिस्टा, वो जगत कहलाएगा प्रोटिस्टा। ठीक, यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे, प्रोटिस्टा। मैं अभी क्लासिफिकेशन की ओर चल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको वर्गीकरण की ओर ले चलूंगा वहाँ पर मैं। ठीक, इसके बाद बहुकोशिकीय जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर दो कैटेगरी हम इसकी बना लेते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो होगी वो यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, सेकंड मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कोशिका भित्ति सहित, जो भी जीव यहाँ पे होंगे वो होंगे कोशिका भित्ति सहित, यहाँ पर होंगे, अर्थात ऐसे जीव होंगे जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति सहित जिन्हें हम बोलते हैं कोशिका भित्ति सहित, और दूसरे ऐसे जीव होंगे जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति रहित जीव। कोशिका भित्ति रहित जीव, रहित जीव। तो ये जीव यहाँ पर शामिल होंगे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहली मुख्य बात है कि हमारे पास ये जीव आएंगे, वो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कोशिका भित्ति सहित जीवों को और आगे डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कोशिका भित्ति रहित वाले जीव हैं, ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये वाले जीवों को हम यहाँ देख पाएंगे कि ये देखिए आप, ये जीव जो आपको दिखाई दे रहे हैं कोशिका भित्ति से। तो यहाँ पर इन्हें सबसे पहले यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दो भाग में डिवाइड किया गया था, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण नहीं, या प्रकाश संश्लेषण में सक्षम नहीं होंगे। प्रकाश संश्लेषण, शॉर्ट हैंड यूज करूंगा मैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। ठीक, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर होंगे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम, या इनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, या प्रकाश संश्लेषण कैसे हैं करने वाले। तो आप इन्हें प्रकाश संश्लेषण सक्षम पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकेंगे, तो ऐसे पौधे इसमें सम्मिलित रहेंगे कोशिका भित्ति वाले में।
तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले कौन से पौधे होंगे, तो वे होंगे फंजाई। कौन से होंगे, फंजाई या कवक यहाँ पर कहलाएंगे। इन्हें हम फंजाई के नाम से जानते हैं, तो आप इन्हें फंजाई कह सकते हैं या कवक इन्हें कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, वो कहलाएंगे पादप। तो यहाँ पर पूरे पादप जगत के पादप सम्मिलित रहेंगे। अब पादप जगत को और आगे यदि हम डिफाइन करें तो कितने भागों में बांटा गया है, दो वर्ग यहाँ पर मिल गए हैं। तो एक और वर्ग के बारे में भी बात करते हैं, पादप वर्ग की बात करेंगे। तो पादप वर्ग को कितने वर्गों में डिवाइड किया सकता है, तो पादप वर्ग को यदि हम देखें तो पादप वर्ग को दो भागों में बांटा सकता है सीधे सीधे। एक तो क्रिप्टोगैमी है, ठीक, इनके बारे में हम पुस्तक में भी पढ़ेंगे, जैसे पाठ आगे बढ़ेगा तो मैं आपको इनको पढ़ाऊंगा। एक आएगा क्रिप्टोगैमी, दूसरे यहाँ पर आएंगे क्रिप्टोगैमी के साथ में फेनोरोगैमी, ठीक है। यहाँ पर फेनोरोगैमस प्लांट आएंगे तो वो यहाँ पर हम देखेंगे फेनेरोगैमी, तो ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं क्रिप्टोगैमी में जो प्लांट्स होते हैं वो सभी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़ों का विकास नहीं होता है, ठीक ना, जिनमें जड़ों का विकास पूरी तरह नहीं होता है, बीज का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है, तो वो पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। क्रिप्टोगैमी में अंदर जो पौधे सम्मिलित रहेंगे उन पौधों को हम तीन भागों में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। क्रिप्टोगैमी के प्लांट्स होंगे, उन्हें तीन भागों में मैं डिवाइड करना चाहूँगा, तो तीन भाग में यहाँ पर लिख दूंगा। सबसे पहले आएगा इसमें थैलोफाइटा, ठीक है, तो थैलोफाइटा के सदस्य इसमें आना है, ठीक। थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा है। थैलोफाइटा में जो भी सदस्य आएंगे सबसे अव्वल आएंगे। ब्रायोफाइटा यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में मॉस वगैरह आते हैं, ठीक ना, ये आएंगे। इसमें लीव्स का निर्माण होने लगता है लेकिन पूरी तरह समान बंडल का निर्माण नहीं हो पाता। टेरिडोफाइटा यहाँ देखेंगे, टेरिडोफाइटा आएंगे इसमें, तो टेरिडोफाइटा भी इसी में आएंगे, टेरिडोफाइटा, तो ये भी इन्हीं का ही भाग रहेंगे, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट में हम देखेंगे फेनेरोगमी, तो फेनेरोगमी को दो भागों में बांटा जाएगा। फेनेरोगमी को यहाँ दो भागों में हम बांटेंगे। एक तो हमारा भाग यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो भागों में हम यहाँ पर बांटेंगे। फेनेरोगमी को दो भागों में बांटेंगे, एक तो हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म सबसे पहले, तो जिम्नोस्पर्म पौधे आ जाएंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हम लिखेंगे। जिम्नोस्पर्म में ऐसे पादप होंगे जिनमें कि बीज नहीं, जो बीज होते हैं उनके ऊपर खोल नहीं पाया जाता, अर्थात इन्हें नग्न बीजी के नाम से जाना जाता। दूसरे होंगे एंजियोस्पर्म कहलाएंगे, तो ऐसे पौधे भी आएंगे जो कि एंजियोस्पर्म के नाम से जाने आएंगे, अर्थात जो इनके बीज होंगे वो खोल के अंदर बंद होते हैं, ठीक ना, एंजियोस्पर्म नहीं बोलते हैं हम इन्हें, आवर्त बीजी के नाम से भी जानते हैं एंजियोस्पर्म को, ठीक ना। तो एंजियोस्पर्म पौधों को यदि हम वर्गीकृत करना चाहें तो एंजियोस्पर्म पौधे फिर से दो भाग में बटे होंगे। एक तो मोनोकोट में बटे होंगे, मोनोकोट जिसे हम कहेंगे, और दूसरे होते हैं डाइकोट। तो इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड होंगे, यहाँ भी मोनोकोट और डाइकोट। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये सीधा सीधा से आपका यही तात्पर्य है मेरा, कि यहाँ पे आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो मैं यह एक बार आपको पुनः बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले जो जीवधारी होंगे, जीवधारी के बारे में आप जानते हैं, तो जीवधारियों को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिवाइड किया गया है, ठीक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिवाइड किया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होंगी जिनमें कि केंद्रक स्पष्ट नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। यूकैरियोटिक में केंद्रक सम्मिलित रहेगा, ठीक है। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिका में प्रोटिस्ट जगत के सम्मिलित रहेंगे और बहुकोशिकी में जितने भी जीव आएंगे वो यहाँ पर कोशिका भित्ति वाले होंगे और या फिर कोशिका भित्ति रहित होंगे। कोशिका भित्ति वाले जीव दो भागों में फिर से वर्णित कर दिए गए हैं। एक तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती वो आएंगे फंजाई के अंतर्गत, और जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो आएंगे पादप जगत के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बात करेंगे हम, पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक तो क्रिप्टोगैमी में और दूसरा बांटा गया फेनेरोगैमी में। और क्रिप्टोगैमी में हम इसी कक्षा 9 के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके गुण भी देखेंगे, इनके लक्षण हम देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे।
ठीक है। जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे फेनोल्फोमी में, और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को आगे फिर मोनोकोट डाइकोट में बांटा गया, अर्थात मोनोकोट से तात्पर्य रहेगा एक बीजपत्री, और डाइकोट का तात्पर्य रहेगा दो बीजपत्री। ये मैंने सामान्य सा अपने जो पाठ के आधार पर हमें जो पढ़ना है उसका मैंने विवरण आपको बताया कि हमें कितना अध्ययन करना है इस 7 चैप्टर के अंतर्गत, 7 अध्याय के अंतर्गत। तो इसी के अनुसार को हमको अध्ययन क्रमशः करते चलेंगे। और वीडियो आपको पूरा देखना है, और पूरे ही चैप्टर के वीडियो आपको देखना है, तब आपको पूरे चैप्टर समझ में आएगा। और क्रमशः आप वीडियो देखते रहें। और वीडियो कहीं नहीं देख पाते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। आपको लिंक नहीं मिले तो आप सीधे ही चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट से भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। वैसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा सभी वीडियो की जो लाइन से चलेंगे। तो यदि आपको चैप्टर पूरा समझना है तो पूरे वीडियो लाइन से देखिएगा, क्रमशः देखते जाइएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।